हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मिता क्लासेज में। आज हम अध्ययन करने वाले अध्याय 9 कक्षा 10वीं जो है उसका अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपने जो 8वां चैप्टर जो पढ़ा है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो 8वां चैप्टर कंप्लीट किया उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने के लिए यहाँ पर एक प्रश्नावली बनाई गई है अध्याय नंबर 9। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो अपने जो त्रिकोणमिति जो पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर जो कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ सूत्र वगैरह जो अपन ने अध्ययन किया है उन्हीं में से कुछ हल्का सा पार्ट यहाँ पर काम आने वाला है। साथ में थोड़ी सी बेसिक जानकारी और है, उसको पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले अपनी जानकारी बेसिक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक होती है क्षैतिज रेखा। क्या आती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, यानी किसी व्यक्ति की जो आँख है, किसी व्यक्ति की जो आँख है, अर्थात जैसे मान लीजिएगा ये कोई व्यक्ति है, यानी व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति इसकी जो आँख है, अर्थात इसी जो व्यक्ति इसको प्रेक्षक, क्या बोलते हैं इसको? प्रेक्षक। तो दोस्तों आगे देखना है, इसकी जो आँख है, इस आँख के जो सीधी रेखा में जो लाइन खींची है इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? यानी व्यक्ति या प्रेक्षक जो है उसके आँख से जो आड़ी लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अगली जो होती है दृष्टि रेखा। क्या आती है? अर्थात जैसे क्षैतिज रेखा पड़ी उसके बाद दृष्टि रेखा। दृष्टि यानी किसी वस्तु को देखने का भाव प्रकट हो रहा है। दृष्टि मतलब अपनी आँख से देखने का कुछ भाव प्रकट हो रहा है। यानी जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो ये यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसकी आँखें हैं, ये यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, इस पतंग को जब कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी प्रेक्षक या व्यक्ति जो है, प्रेक्षक या व्यक्ति जो है, जब अपनी आँख के माध्यम से जब इस पतंग को देखेगा तो ये जो अपनी आँख और इस वस्तु के जो सीधी रेखा है, यानी व्यक्ति की आँख और इस पतंग से जो सीधी रेखा बनी है, इसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा। क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। आगे थोड़ी सी चीज़ और जान लेते हैं। दृष्टि रेखा समझ में आ गई, क्षैतिज रेखा समझ में आ गई। अब अवनमन कोण, उन्नयन कोण के बारे में जान लेते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो सबसे पहले जानेंगे अपन उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोणों के बारे में जानकारी जानते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई क्षैतिज रेखा है, कोई क्षैतिज रेखा है, और इस क्षैतिज रेखा पर कोई व्यक्ति, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। तो ध्यान समझना, ये जो पतंग है, तो यहाँ पर जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति जब इस पतंग को देखता है, ठीक है, जब इस पतंग को देखेगा तो ये व्यक्ति यानी प्रेक्षक है। यहाँ कौन है? प्रेक्षक। तो जब प्रेक्षक अपनी आँख से जब इस पतंग को देखेगा तो आँख और वस्तु जिसको देख रहा है उसके मध्य की जो लाइन होती है, सीधी लाइन जो होती है, वो मैंने आपको बताई है दृष्टि रेखा। क्या होती है? दृष्टि रेखा। जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु जो ऊपर है, यानी अपने तल से, अपने स्तर से जो ऊपर की वस्तु को देखता है, तो वहाँ पर जो कोण बनता है, वहाँ पर जो कोण बनता है इसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसी को? उन्नयन कोण। अर्थात क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। अब चलते हैं आगे। एक होता है अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। तो ध्यान से देखना, अवनमन कोण क्या होता है?
अवनमन कोण में ध्यान से देखना कि जब मान लीजिएगा जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो यहाँ पर व्यक्ति यहाँ ऊपर किसी हेलीकॉप्टर वगैरह में किसी में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति है जो प्रेक्षक है, ठीक है, ये प्रेक्षक यहाँ जमीन पर जैसे मान लीजिएगा यहाँ से कोई नीचे, ठीक है, प्रेक्षक है और ये उसकी आँख है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ नीचे जल है, ठीक है, इस जल पे एक नाव यहाँ है और एक नाव यहाँ है, ठीक है। मान लीजिएगा जब व्यक्ति मान लीजिएगा यहाँ से इस नाव को देखने का प्रयास कर रहा है, यहाँ से इस नाव को, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आँख से जो ये आड़ी लाइन होती है, जो आड़ी लाइन होती है, ये तो होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा। साथ में आँख से जब किसी वस्तु को देखते हैं, आँख के माध्यम से जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वो होती है दृष्टि रेखा। क्या होती है? दृष्टि रेखा। तो ध्यान सुनना, जब व्यक्ति ऊपर और वस्तु नीचे हो, जो ऊपर से नीचे देखेगा, ठीक है, यानी आँख से नीचे देखेंगे तो एक तो होती है आँख से जो आड़ी लाइन होगी क्षैतिज रेखा, साथ में नीचे जो होगी दृष्टि रेखा वस्तु को देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है, इसी को कहा जाता है अवनमन कोण। हल्का सा और जान लेते हैं एकांतर कोण के बारे में। किसके बारे में? एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण का मतलब है जब कोई दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, कौन कौन से? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों जो हैं एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एकांतर कोण होते हैं। अर्थात जितने डिग्री का ये वाला एंगल होता है उतनी ही डिग्री का ये वाला एंगल होता है। यहाँ पर जो प्रश्नावली, इसके अंदर जो सवाल अपन को देखने के मिलेंगे, वहाँ पर अपन को सबसे पहले जो सवाल देखने को मिलेंगे, वहाँ पर उसके अंदर एक त्रिभुज होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज जो होगा, इसमें क्या क्या प्रयोग होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ पर यदि थीटा है तो ये बनता है आधार। 90 के सम्मुख जो भुजा होती है ये कहलाती है कर्ण, और ये होगा लंब। ध्यान सुनिएगा, आगे अपन करने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज जो है, इसमें एक तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। हाँ बिल्कुल सही है सर, कि एक तो प्रयोग की जाती है पाइथागोरस प्रमेय। यदि इस समकोण जो त्रिभुज है, इसमें यदि अपन को आधार, लंब और कर्ण तीन में से यदि दो मान पता हो और यदि तीसरा मान निकालना हो, तो वहाँ पर अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि समकोण त्रिभुज में तीनों मानों में से केवल एक मान दिया गया हो, जैसे मान लो कि तीन जो है इसमें से आधार दे दिया और क्या पूछ लिया? लंब, ठीक है, या फिर लंब दे दिया, क्या पूछ लिया? कर्ण। मान लीजिए कर्ण दे दिया और क्या पूछ लिया? लंब।
इसी स्थिति में अपन को यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक तो लिख लेते हैं एल ए एल बटा के ए। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि एल क्या है, ए क्या है और के क्या है। एल क्या है, ए क्या है और के क्या है। यहाँ लिखना साइन, यहाँ लिखना है कोस और यहाँ लिखना है टेन, यहाँ लिखना है कोट, यहाँ लिखना है सेक और यहाँ पर लिखना है कोसेक। तो ध्यान सुनिएगा, एल का मतलब तो अपन लेंगे लंब से, ए का मतलब लेंगे आधार से और के का मतलब लेंगे कर्ण से। तो बात समझ में आ गई, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो चलिए आगे करते हैं कि एल तो ये, कर्ण ये और आधार ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन, इनका वहाँ प्रयोग किया जाता है जब कोई समकोण त्रिभुज हो और तीनों में से जब एक का मान पता हो और दूसरे का मान निकालना हो। तो यहाँ पर जो अपन सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको 6 में से 3 अनुपात याद रखने हैं। 6 में से कितने अनुपात, 3। तो ध्यान सुनिएगा, जो पहला अनुपात लिखना है वह लिखना है आपको साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन नीचे एल बटा के लिखा हुआ है तो एल बटा के लिख देना, ठीक है। फिर बनेगा कोस थीटा, ठीक है। कोस के नीचे लिखा हुआ है ए बटा के, क्या लिखा हुआ है, ए बटा के। थर्ड लिख देना टेन, टेन थीटा बराबर एल बटा ए। तो चलिएगा, एल और के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो ध्यान समझिएगा कि यदि फर्स्ट जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यदि लंब और कर्ण दोनों में से यदि एक दिया गया हो, दोनों में से यदि एक दिया गया हो और यदि दूसरा अपन को निकालना हो तो वहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे। समझने कि देखो लंब और कर्ण है, यदि लंब दे दे और कर्ण पूछे या कर्ण दे दे लंब पूछे तो वहाँ पर अपन को साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यदि आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, इस आधार और कर्ण में से तो आधार दे दे कर्ण पूछे या कर्ण दे दे आधार पूछे तब लगाएंगे कोस थीटा का। लेकिन यहाँ पर 90% जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर जो लगेगा वो लगेगा टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब और आधार। आधार देगा तो लंब निकालना होगा, लंब मिल जाएगा तो आधार निकाल। इस थीटा में कुछ न कुछ डिग्री मान आएगा, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जब अपन साइन कोस और टेन का जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर अपन को थीटा की जो कुछ न कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आपको जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है यानी त्रिकोणमितीय सारणी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले फर्स्ट 8वें जब चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम की मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया, यानी जो उस टाइम की मैंने आपको एक त्रिकोणमितीय टेबल बताई थी जो आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी हो तो ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है। ये वाली इसको आराम से याद कर लेना, साइन कोस और टेन। यहाँ पर अपन को ज़्यादा नहीं पर लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो कम से कम साइन कोस और टेन तीन जो हैं उनका 0 डिग्री, जैसे मान लो कि साइन 0, ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2
और साइन 90 का मान 1। ये पूरी किस प्रकार से बनती है मैंने पूरी डिटेल से बता रखा है, ठीक है, जब R2 में प्रश्नावली पढ़ाई थी तब, ठीक है, तो वीडियो जाके देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। अब करते हैं सवाल आगे, ठीक है। ये पूरा बेसिक था, इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ेंगे अपन सवालों की तरफ। प्रश्नावली 9 कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चलते क्वेश्चनों की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई यानी एकदम टाइट लगी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, उसके शिखर से क्या हुआ, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ यानी नीचे जमीन है, यानी जो भूमि है उसके स्तर के साथ यानी भूमि के साथ जो कोण बनाया गया ना वो 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद ध्यान रखना जो मेन मेन चीज़ें उसके हिसाब से अपन पर्सन के यहाँ पर हर पर्सन के अंदर एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सर्कस का एक कलाकार जो खेल दिखाने वाला होता है ना, वो कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो डोरी पर चढ़ रहा है तो सीधी डोरी तो होगी नहीं, तिरछी जब होगी जब तो चढ़ेगा। उसके बाद एक अच्छी तरह से तनी हुई है जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान रखना कि सबसे पहले एक जो खंभा है, ये जमीन से एक खंभा इस प्रकार से एक खंभा खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो खंभा है इस खंभे का जो शिखर होता है ये ऊपर वाला सिरा होता है, ठीक है, और जो पाद बिंदु होता है नीचे वाला होता है, ठीक है। जो ये नीचे का जो पाद बिंदु है अर्थात ये जो नीचे वाला जो है ये जमीन है कि नहीं है, ठीक है। इस जमीन भूमि के साथ ही खंभा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस खंभे के शिखर से एक डोरी बांध दी जाती है। क्या बांध दी जाती है? डोरी। तो जो डोरी लगी होगी वो इस प्रकार से लगी होगी, ध्यान रखना, डोरी होगी वो इस प्रकार से लगी होगी। अब ऐसा कहा गया है कि ये जो खंभा है इस खंभे के शिखर से एक डोरी को बांधा गया है। ये जो डोरी है ये इस भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी है। कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी जमीन पर यानी भूमि के स्तर पर जो सीधी खड़ी होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये तो हो गया समकोण। 90 के जो सम्मुख भुजा होगी ये कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, ठीक है। और ये जो थीटा और ये 90 वाली जो लाइन होती है ये होती है आधार, और ये जो होगी, ठीक है, थीटा के जो सम्मुख वाली जो भुजा होगी जो मान दिया गया उसके सम्मुख जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। ध्यान देना यहाँ पर उसने कहा है कि खंबे की ऊंचाई अर्थात ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिएगा h, और ये जो डोरी की लंबाई है वह दी हुई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए जब इस प्रकार से एक डायग्राम बनकर तैयार हो गया इसके पहले इसके बाद नंबरिंग कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर A, B और C नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने जो निकालना है, क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अपन को निकालना है खंबे की ऊंचाई। तो माना खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ जो खंबे की ऊंचाई है वह है BC। खंबे की ऊंचाई BC बराबर कितनी मानी है? h, मान लेंगे h मीटर। और जो डोरी की लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 20 मीटर। डोरी की लंबाई
ए सी, डोरी की लंबाई क्या है ए सी बराबर 20 मीटर। यहाँ पर जो है डोरी जो भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री। यानी तरह की थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने लिए डोरी अर्थात कर्ण का मान दिया गया है और खंभे की ऊंचाई अर्थात लंब। तो ध्यान सुनना कि अपने लिए कर्ण दिया और लंब पूछा है। तो लंब है और कर्ण है, ठीक है। लंब पूछा है और कर्ण दिया हुआ है। जो अनुपात जानते हो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 6, उनमें से मैंने आपको लिए जो बेसिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि साइन का जो होता है उसमें लंब बटा कर्ण, जो साइन जो होता है उसके अंदर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग होगा वो साइन का होगा क्योंकि साइन के अंदर लंब बटा कर्ण आता है। तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना साइन थीटा लगाएंगे। कौन सा अनुपात देगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। ध्यान देना यहाँ पर जो लंब है वो तो है बी सी और जो कर्ण है वह है ए सी। आगे ध्यान देना साइन का साइन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वह है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। और बी सी जो माना है वह माना है अपना एच और ए सी जो माना है वह है ए सी जो है वह है 20 मीटर। जो टेबल आपने याद कर रखी होगी, ठीक है। तो उसमें जो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 एच बटा 20। यहाँ से अपन वज्र गुणा कर लेंगे, ठीक है। अर्थात 1 को 20 से गुणा कर लेंगे और 2 को h से। जब 2 को h से गुणा करेंगे तो 2 इंटू एच बराबर 2h, 1 इंटू 20 यानी 1 को 20 से गुणा करेंगे 20। ये दो जो है h के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के इधर जाएगी तो हो जाती है बटे में, ठीक है। 2 से 20 जो डिवाइड होगा वो होगा 10 बार। कितने बार 1 2 2 और शून्य का शून्य। तो h बराबर जो आया वो आया 10 मीटर, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो खंबे की ऊंचाई है, अतः खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की जो ऊंचाई है BC बराबर 10 मीटर। प्रश्न नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है। मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ है, ठीक है। अब ये जो पेड़ है वह इस तरीके से खड़ा हुआ है और ये नीचे जो है वह है जमीन। नीचे क्या है जमीन, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा पेड़ यहाँ मान लीजिएगा कि यहाँ बीच में से टूट जाता है, ठीक है। अब ये टूट गया, ठीक है। तो पेड़ जो पहले पूरा था वो टूट गया। टूटने के बाद ध्यान देना कि जो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है वो वहाँ से टूटने के बाद इधर नीचे ज़मीन पर छूने लगता है इस प्रकार से। ऊपर वाला जो भाग है ना ये वो इस ज़मीन को छूने लगता है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो पेड़ की ऊंचाई थी वह h1 थी और यहाँ से यहाँ तक जो पेड़ की ऊंचाई थी वह h2 थी, ठीक है। जितना भाग यहाँ ऊपर था उतना ही टूट कर नीचे ज़मीन को छूने लगा है,
तो ये वाली जो होगी वो भी कितनी होगी, H2 होगी। ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात ये जो पेड़ का जो शिखर है इस जमीन को छूने लगता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। नेक्स्ट आगे कहा गया है जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अर्थात इस पेड़ का जो ये पाद बिंदु है, ठीक है, ये जो पाद बिंदु यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ इस पेड़ का जो है शिखर इस जमीन को छूता है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है 8 मीटर। कितने मीटर है, 8 मीटर। इतना लिखने के बाद इस चित्र में जो है अपन नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। P Q R और S, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि सबसे पहले जो पेड़ था उसकी जो कुल ऊंचाई हुई, पेड़ की जो कुल ऊंचाई हुई H1 प्लस H2, ठीक है। तो हल करते हैं। माना पेड़ की कुल ऊंचाई QS बराबर H1 प्लस H2, QS बराबर H1 प्लस H2। हाँ, ये ध्यान से देखना, ठीक है। पेड़ का टूटा हुआ भाग, तो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है एक तो है RS भी वही है और RP भी वही है। पेड़ का टूटा हुआ भाग RS और RP दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अपन लिख देंगे RS बराबर RP बराबर H2, ठीक है। और साथ में जो QR का है वो H1 है, QR बराबर H1 तथा PQ बराबर 8 मीटर और थीटा का जो मान है वह है 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब तक अपन H1 और H2 का मान नहीं निकलेगा तब तक अपन पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं निकाल सकते। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए अपने पास H1 का मान जरूरी और H2 का मान जरूरी। तो पहले अपन H1 का मान निकाल लेते हैं, फिर H2 का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम H1 का मान निकालना चाहते हैं तो पहले यहाँ लंब, आधार और कर्ण डिसाइड करते हैं। ये थीटा यहाँ है तो ये 90 डिग्री ये वाला होता है, तो ये तो बनता है आधार, ये बनेगा लंब और 90 के सम्मुख जो भुजा होगी ये बनेगी कर्ण। तो चलिएगा लंब और आधार, तो कौन सा अनुपात ऐसा होता है, साइन, कोस और टेन तीनों में से जिसमें लंब और आधार आता हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर पहले त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज हैं वह हैं त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQR में लंब और आधार, तो जो टेन जो होता है उस टेन में लंब बटा आधार, लंब अर्थात QR, आधार मतलब PQ। टेन का टेन यहाँ पर जो थीटा है वो 30 डिग्री बराबर QR, तो QR जो है H1 है बटा PQ व 8 मीटर। टेबल में टेन जो 30 का मान है वो होता है 1/√3 बराबर
h1/8। ध्यान देना यहाँ पर मैं वज्र गुणा करूँगा, यानी 1 को तो 8 से और h1 को √3 से। जब h1 को √3 से करूँगा तो h1 इंटू √3 बराबर 1 को 8 से करेंगे तो 1 अट्टे 8। यहाँ पर जो h1 की वैल्यू निकालेंगे तो जो √3 जो गुणा में ये बटे में चले जाएंगी, यानी 8/√3 मीटर। तो h1 की जो वैल्यू आई है वो 8/√3 है मीटर। इसी प्रकार अपन को h2 की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो h2 ध्यान से देखना कर्ण है और 8 मीटर आधार। तो कौन से अनुपात में कर्ण और आधार, या फिर आधार बटा कर्ण आता है, ठीक है। तो आधार बटा जो कर्ण आता है वो किस में आता है, तो चलिए दोबारा त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज कौन सा लेंगे, पुनः त्रिभुज वही लेंगे जो पिछली बार लिया था, त्रिभुज PQR में। इस बार जो है कर्ण और आधार, ठीक है, या फिर आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार। तो हम जानते हैं सर आधार बटा कर्ण जो होता है कोस थीटा होता है। कोस टर्म क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ध्यान देना यहाँ पर जो आधार है वो तो है PQ और कर्ण जो है वो है PR। कोस का कोस, थीटा का जो मान है वह है 30 डिग्री बराबर PQ है PQ 8 मीटर बटा PR जो है वह है h2। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होगा √3/2 कितनी होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू होती है 8/h2। अब यहाँ से यहाँ पर करेंगे अपन वज्र गुणन, ठीक है। तो वज्र गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना √3 तो h2 से गुणा होगा, ठीक है। तो √3h2 बराबर 2 8 से गुणा होगा, 2 अट्टे 16, ठीक है। अगर h2 का मान निकालेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, 16 के बटे में, ठीक है। तो 16/√3 समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना अपन को पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी वो मानी थी h1 + h2। पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी वो थी h1 + h2, ठीक है। तो यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई। जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, जो कुल ऊंचाई थी वो तो थी QS। पेड़ की कुल ऊंचाई QS बराबर h1 + h2। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट में जो h1 का मान था वो था 8/√3, ठीक है। h1 का मान जो था वो था 8/√3। h2 का जो मान था वो था 16/√3। यहाँ पर अपन √3 लसा लेंगे जब हर समान हो, ठीक है, तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 8 और 16 होता है 24/√3। जब तक हो सके वहाँ तक प्रयास करना है कि बटे में रूट वाली संख्या न छूटे, इसलिए अपन √3 का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे। 24 को √3 से गुणा करेंगे तो 24√3 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। जब दो समान रूट वाली संख्या को गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि 3 से क्या 24 डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल। 1 तिया 3, 8 तिया 24, ठीक है। तो 3 से 24 जो है 8 बार डिवाइड हो गया, अतः जो है 8√3 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की, अतः पेड़ की जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है, ठीक है, वह हुई कितनी, 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3,
एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो खिसकने वाली या रिसकने वाली, जिसपे से ऊपर चढ़ के नीचे रिसकते हैं ना, वो वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो छोटे बच्चों जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके लिए जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जा रही है। ठीक है, यानी जो फिसलन पट्टी का जो शिखर होगा ना, कितनी ऊंचाई पर होगा, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। और साथ ही जो फिसलन पट्टी भूमि के साथ जो झुका हुआ ना फिसलन पट्टी का, वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी जो 5 वर्ष से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो फिसलन पट्टी जो है वो 3 मीटर ऊंचाई तक एक लगाई जा रही है। साथ में जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर 2 सवाल है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो केस यानी पहली स्थिति जो है केस फर्स्ट, उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। अपन को निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो मान लीजिए कि पहली स्थिति जो है वह है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो जैसा मान लीजिएगा ये चित्र है, ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये है एक दीवार, इसके साथ लगाया गया है, ये जमीन है और इसके साथ यहाँ से एक फिसलन पट्टी लगाई गई है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो है फिसलन पट्टी, ठीक है, और ये जमीन है। ठीक है, और इसके साथ ही फिसलन पट्टी का झुका हुआ कोण है। साथ में जो ऊपर है, ठीक है, ये वाला ये है इस फिसलन पट्टी का शिखर। ठीक है, तो उसने कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं, ठीक है, जिनके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इस फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, 1.5 मीटर। अतः यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। साथ में भूमि के साथ कितना डिग्री कोण, जो फिसलन पट्टी की भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रही होगी, 30 डिग्री का कोण। यहाँ होता है लंब। ठीक है, तो ध्यान सुनना, ये जो होगी ये कहलाएगी कर्ण। 90 के सम्मुख भुजा जो होती है कर्ण होती है। ठीक है, ये कहलाएगा लंब और नीचे वाला होता है आधार। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ABC। तो बढ़ते सवाल की तरफ, और सबसे पहले अपन ने मान लेते हैं कि माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं x। ठीक है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, ठीक है, तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई होगी AC बराबर x मीटर। ठीक है, फिसलन पट्टी की जो शिखर की जो ऊंचाई है जमीन से वो 1.5 मीटर है। तो लिख देंगे BC बराबर 1.5 मीटर। यहाँ पर जो थीटा है वह है 30 डिग्री। आगे ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अपन को लंब दिया हुआ है, फिसलन पट्टी अर्थात कर्ण का मान निकालना है। लंब दिया गया है और कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले त्रिभुज चुन लीजिएगा कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर ही लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब तो है BC और कर्ण है AC। साइन का साइन, थीटा की जगह जो वैल्यू रखेंगे वो होगी थीटा की जगह 30 डिग्री। BC का जो मान है वो 1.5 बटे AC जो है वह है x। AC क्या मानी है, x।
साइन 30 जो होता है 1/2 बराबर 1.5/x। आगे ध्यान से देखना, 1 को 1 से गुणा करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x, और 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 2 × 1.5। आगे ध्यान से देखना, 15 को पढ़ा 2 बार, 2 15 30। एक अंक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे मीटर। तो यहाँ पर जो फिसलन पट्टी है उस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई आई है, ठीक है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई आई है वह है 3 मीटर। अब सेकंड स्थिति की बात करते हैं। तो जो सेकंड स्थिति है यानी केस जो सेकंड है उसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई जा रही है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेना जैसे पिछली बार बनाया था, जस्ट ऊपर, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर क्या वैल्यू होगी, कहाँ पर क्या वैल्यू होगी देख लेते एक बार, ठीक है। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, ठीक है, कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो कितने मीटर ऊंचाई होगी, 3 मीटर, और जो भूमि के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ऊंचाई है, ठीक है, वो तो है 3 मीटर, और साथ में जो भूमि के साथ कोण बना हुआ है वह है 60 डिग्री। यह है फिसलन पट्टी, जिसका मान लीजिएगा आप यहाँ पर y, क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। ये तो होता है लंब, यह होगा आधार 90 डिग्री, और यह होता है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिएगा कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो y है, माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर y मीटर, ठीक है। साथ में BC की जो वैल्यू दी हुई है यानी BC का जो मान आ रहा है वो 3 मीटर है, और यहाँ पर जो थीटा का मान है वह है 60 डिग्री। तो ध्यान सुनिए, जिस प्रकार पिछली बार साइन का फॉर्मूला लगा, यहाँ भी क्या लगेगा, त्रिभुज ABC में साइन थीटा ही लगेगा, और साइन का जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब तो है BC, कर्ण है AC। साइन का साइन थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर BC है 3 मीटर बटा AC है y। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 बराबर 3/y, ठीक है। अब यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, √3 को तो y से करेंगे तो √3y बराबर 2 को 3 से करेंगे तो 6। आगे ध्यान से देखना, y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे √3 जो है गुणा का वो 6 के अपॉन में जाएगा यानी 6 के बटे में जाएगा, ठीक है। यहाँ से यदि हम √3 जो है इसको बटे में नहीं रखेंगे और यहाँ से हटाएंगे तो कुछ नहीं करना है, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो बनेगा 6√3 अपॉन √3 को √3 से गुणा किया तो 3। ध्यान से देखना क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, 1 तिया 3 और 2 तिया 6। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो बचा है वह है 2√3 मीटर। तो अतः यहाँ पर जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी सेकंड वाले में वो होगी 2√3 मीटर।